हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस JK 247। सो गाइस, अपनी साइंस की जो सीरीज़ है हमारी लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने केमिस्ट्री का पार्ट 1 लास्ट क्लास में देखा था, कुछ MCQs उसमें हमने डिस्कस करे थे। तो मैं आपको बता दूं, इसकी स्ट्रेटजी ये रहेगी। टोटल ये 300 क्वेश्चन की सीरीज़ है, जिसमें केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन करेंगे और बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन करेंगे। तो केमिस्ट्री का आज पार्ट 2 लेके आया हूँ मैं। MCQs की फॉर्म में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल करके भी बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है और कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। सो विदाउट फर्दर डू लेट अस स्टार्ट। सो गाइज, फर्स्ट जो मैंने 5 आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके लिए। लास्ट वीडियो में से मैंने उठा के लाया हूं ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए और आपको एक वार्म अप टेस्ट मिल जाए। क्लियर? तो चलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो आपने करना क्या है, इसके आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं लिख के। क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर सीरीज जो हमारी थी उसमें से मैंने उठाए हुए हैं। pH वैल्यू बतानी है अपनी वाटर की इन एसिड रेन। क्लियर? ये क्वेश्चन रहेगा आपका और ये क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? तो इस सारे क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताने हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हियर योर क्वेश्चन नंबर 1, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो सी गाइज, ये जो कार्बन है ना, एक एलिमेंट जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, ये बड़े सारे कंपाउंड्स जो है बनाता है अर्थ के ऊपर, इसलिए इसकी जो स्टडी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो कार्बन की अगर मैं बात करूँ, कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो इसके जो मेनली एलोट्रॉप्स 2 तरह के हैं। फर्स्ट वन है आपका डायमंड और सेकंड है आपका ग्रेफाइट। क्लियर? अब इन दोनों की खास बात ये है कि ये जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है और ये सॉफ्ट सब्सटेंस माना जाता है कार्बन के एलोट्रॉप्स में से। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डायमंड। क्लियर? अब आपको याद यहाँ से ये रखना है कि ये हार्डेस्ट है। जनरली अगर हम लोग बात करें तो जो नॉन मेटल होते हैं दे आर सॉफ्ट इन नेचर, बट ये एक्सेप्शन है। कार्बन का एक एलोट्रॉप जो डायमंड है वो क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंखें बंद करके ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट। तो आपने इन टेम्परेचर में से बताना है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। डेंसिटी होती क्या है आपकी? जो होती है आपकी मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक गिवन वॉल्यूम में वो कितना ज़्यादा मास कंटेन करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या मानी जाएगी? डेंसिटी मानी जाएगी। क्लियर? तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है मास और वॉल्यूम से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूब्स। जब मैं बोलूँगा मान लो सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं ये बोलूँगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कोई चीज़ कितना kg मास कंटेन करती है, कितना मास कंटेन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं आपकी डेंसिटी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। याद रखना आप लोगों ने, क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट आ सकता है। क्लियर? हियर योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन इज सेइंग अ सोलर सेल इज मेड अप ऑफ। तो आपने बताना है कि सोलर सेल किससे बने होते हैं, कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। बट बिफोर दैट, सोलर सेल होते क्या है, आपने सुना होगा इसका कॉन्सेप्ट बड़ी बार। सोलर सेल क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को स्टोर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फिर किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्लियर? बड़े सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, सोलर सेल आप लोग यूज़ करते होंगे। तो बने किससे होते हैं? इसमें ये जो एलिमेंट है ना, सिलिकॉन, ये प्रेजेंट होता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, लुईस पास्चर वाज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ। यस, बड़े इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति थे। इन्होंने जो है किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? इन्होंने रेबीज़ की एक वैक्सीन बनाई हुई थी। रेबीज़ एक तरह की डिजीज़ होती है। क्लियर? तो इसकी मेडिसिन किसने बनाई थी? इसकी जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी लुईस पास्चर साहब ने। तो आपने याद रखना है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीथेन इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स देखिए, मीथेन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये किस में पढ़ा था हमने? गोबर गैस का जो प्लांट होता है, उसमें मेनली कौन सी
गैस आपकी बनती थी मीथेन गैस। अब देखो ये जो गोबर है, ये गोबर का मतलब क्या होता है, एक तरह की गंदगी टाइप होती है ये। तो इस गैस को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ मार्श गैस। मार्श का मतलब होता है मड, मड मतलब कीचड़ वगैरह, क्योंकि ये उस तरह की कंडीशन में बनती है ये गैस, इसलिए इसको कौन सी गैस बोला जाता है, मार्श गैस भी बोला जाता है। तो आपने याद रखनी है, ये चीज़ें लिंक करके रखनी है, पेपर में आती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज अबाउट। तो ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपके डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है ये। क्लियर। डिफरेंट गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है, एर्गॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें जो है परसेंटेज ब्रेकअप, नाइट्रोजन जो है नियर अबाउट 78% है आपकी, ऑक्सीजन 20.02 समथिंग है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन का है, और वो है कितना, 78%। आप लोग इसको मार्क करोगे राइट आंसर के रूप में। क्लियर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स वेयर इन दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड। यस, तो स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना उनको पढ़ लेना है, और स्पेशली जो इनके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस जो हैं वो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना मेटल की, जिसमें आप मेटल को बीट करते जाओ वो ब्रेक नहीं होगा, वो फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट होता जाएगा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। और ये प्रॉपर्टीज़ कौन शो करते हैं, आपके मेटल्स, जिसमें आपका आयरन, गोल्ड, जिंक वगैरह सारे के सारे आते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेलिएबिलिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग इन प्रोसेस ऑफ, आपने बताना है कौन सी प्रोसेस के अंदर द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी आपकी रस्टिंग। आपने लिंक करते जाना चीज़ों को, जब आपके चीज़ें लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको चीज़ें याद रहना भी स्टार्ट हो जाएंगी। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें होता क्या था, आयरन की जो अपर लेयर है वो डीग्रेड होना स्टार्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जब वो मॉइस्चर और वाटर उसको, ऑक्सीजन उसको मिलती थी, तो वो उससे क्या हो जाता था, उसकी अपर लेयर जो है करोड़ होना स्टार्ट हो जाती थी। आयरन ऑक्साइड वहाँ पे बन जाता था, उसकी वजह से क्या होता था, वो ख़राब हो जाता था। अब उसको बचाने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस थी, है ना। एक तो हमने देखा था पेंट कर सकते हैं उसको, सेकंड उसको ग्रीस कर सकते हैं, थर्ड एक प्रोसेस होती है दैट इज़ नोन एज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं ताकि आयरन तक क्या हो, वाटर और जो आपकी ऑक्सीजन है वो ना पहुंच पाए और उसकी रस्टिंग से हम उसको बचा सकें। तो इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है गैल्वेनाइजेशन, पेपर में आ सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, गैल्वेनाइजेशन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज सेइंग हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल का जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, समझना इसको ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओजोन लेयर के एक मॉलिक्यूल में, ओजोन लेयर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने O2 का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। अब ये जो O3 है इसको बोलते हैं हम लोग ओजोन लेयर। इम्पॉर्टेंट सी ये चीज़ होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। बहुत समझना इसको ध्यान से। एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर ये लेयर प्रेजेंट होती है आपकी कौन सी, ओजोन लेयर। अब करती क्या है ये आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, अगर वो डायरेक्ट आपके स्किन के ऊपर पड़ें तो आपको स्किन डिसऑर्डर्स या स्किन की डिजीज़ हो सकती हैं, उससे हमें बचाती है कौन, ओजोन लेयर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है O3। तो आप देख सकते हो इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 3। किसके, ऑक्सीजन के। क्लियर। ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन में। क्लियर।
लेकिन ओजोन लेयर की एक ख़ास बात और है जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इसको इनहेल करते हो तो ये एक बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या इवन डेथ भी हो सकती है। क्लियर? ये हमें सिर्फ किससे बचाती है? जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हार्मफुल होती हैं ह्यूमन स्किन के लिए, उससे आप हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 3। तो 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन के अंदर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज सेइंग मेटल रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटल की रिएक्शन डिफरेंट चीज़ों से आपको पढ़ाई जाती है छोटी क्लासेस में 9th 10th में, वहीं से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो मेटल एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो इसके लिए मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। मेटल में हम ले लेते हैं, मान लो सोडियम ले लिया हमने Na, और एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। अब देखो जब ये इससे रिएक्ट करेगा होता क्या है, रिएक्टिविटी के हिसाब से सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसीलिए इतना रिएक्टिव है कि इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखना पड़ता है, नहीं तो ये रूम टेम्परेचर पे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देता है और ये फायर भी कैच कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ से करेगा क्या, ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और खुद किसके साथ जुड़ जाएगा जाके Cl के साथ। तो बनेगा क्या यहाँ पे NaCl प्लस, और ये हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। क्लियर? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये NaCl का तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ साल्ट। क्लियर? यही आप लोग घरों में यूज़ करते हो कॉमन साल्ट के रूप में। तो हम क्या बताएंगे, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है सारी की सारी कहानी जो है रिलेटेड है पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको सीधा सीधा याद रखना है 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। क्लियर? ग्रुप्स आपके जो हैं वो इस तरह से जो नीचे की तरफ होंगे आपके वो क्या होंगे, ग्रुप्स, और इस तरह से जो आपके होंगे वो क्या है, पीरियड्स। क्लियर? तो 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। आपने डायरेक्ट ये चीज़ याद रखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट। तो आपको क्या कह रहा है, मान लो आपको कोई टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में, मैंने दे दिया 4 डिग्री सेल्सियस, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है को बोल रहा है किस में, केल्विन में। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है, आपको क्या करना होता है, इस टेम्परेचर में ऐड करना होता है 273 डिग्रीज, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सेल्सियस में से केल्विन में। 4 डिग्री सेल्सियस को करना है तो 4 को ऐड करेंगे 273 में, तो ये बन जाएगा आपका 277 केल्विन। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऐड करना पड़ता है हमें 273 डिग्रीज टू गिवन टेम्परेचर, किस में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन में, सॉरी सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए। अगर केल्विन में से सेल्सियस पूछेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 273 को। क्लियर? तो ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन है फ्रॉम वन पैरामीटर टू अनदर, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आपके बन सकते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से इन चीज़ों को सीख लेना है। Here is question number 13 and question is saying the ability of metal to be drawn into wires is called। देखो एक लास्ट क्वेश्चन पीछे गया था, उसमें हमने ये देखा था कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या हो सकते हैं, शीट्स में हम उनको ड्रा कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था मेलिएबिलिटी। और एक प्रॉपर्टी और शो करते हैं कि आप मेटल्स की तारें बना सकते हो, उनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है, देखो डक्टिलिटी। क्या नाम दिया गया है, डक्टिलिटी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंट्रैक्टेबिलिटी नाम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती मेटल की। सॉनरस प्रॉपर्टी मेटल्स शो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये सॉनरस प्रॉपर्टी होती क्या है। तो स्कूल की जो बेल्स होती हैं, स्कूल की जो घंटी होती थी जिसको सुन के बड़ा मज़ा आता था जब ये छुट्टी की बजती थी, तो वो जो प्रॉपर्टी शो करती है ना, जैसे आप उसको एक बार हिट करते थे तो वो क्या करती थी, मल्टीपल साउंड्स को प्रोड्यूस करती थी। टन की आवाज़ जो आती थी हिट करने के बाद भी जो उसकी साउंड फैलती थी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सॉनरस प्रॉपर्टी। क्लियर? तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज सेइंग मेटल्स कैन रिप्लेस ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर। तो ये कह रहा है कि मेटल्स जो हैं
एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, लेकिन किस प्रोसेस के हिसाब से? तो सीधा सीधा याद रखना है आपने, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ये रहा आपका सोडियम और इसके साथ हम लोग ले लेते हैं मान लो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं। क्लियर, कॉपर सल्फेट ले लिया। अब हमें पता है सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कॉपर से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को बाहर निकाल देगा, खुद यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना देगा, Na2SO4 प्लस कॉपर को कर देगा अलग। तो ये क्या किया, सोडियम ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है किससे, कॉपर से। क्लियर, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पे एक दूसरे को ये रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट दैट वी ईट? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में ही रहेगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। ये जो हम घरों में नमक यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करा था केमिकल नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो क्लास 4th का है, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट का है, किसी भी SSC, CGL, CHSL, कोई आर्मी, GD, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, BSF, CISF, कोई भी हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपका ये होमवर्क में रहेगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो देखो फोटोग्राफी भी डे टू डे लाइफ की चीज़ है आपकी, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब इसमें केमिकल कौन सा यूज़ होता है ये हमें बताना है, तो आपने याद सीधा सीधा रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये आपका यूज़ होता है एज अ केमिकल इन फोटोग्राफी। क्लियर, तो सीधा याद रखना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17, एंड इट इज सेइंग विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? तो ये डिफरेंट चीज़ों में आपके कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो खट्टी चीज़ों के अंदर जितने भी एसिड हैं वो सारे कौन से होते हैं, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, और मिल्क के रिलेटेड जितने भी मैंने कल भी डिस्कस किया था कौन से एसिड पाए जाएंगे, लैक्टिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये किस में पाया जाता है, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने इस पर रिसर्च करके इनको लर्न कर लेना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 18 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉशिंग सोडा? तो आपने बताना है वॉशिंग सोडा इनमें से किसको बोलते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, जो क्या था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, तो आज मैं लेके आया हूँ वॉशिंग सोडा। ये कुछ हैं 5-7 आपके इस तरह के कंपाउंड्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 बाय 1 मैं सभी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। तो ये जो होता है आपका वॉशिंग सोडा, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका Na2CO3.10H2O। क्लियर, तो इस तरह से ये आपका रहता है। तो ये वॉशिंग सोडा का बता दिया मैंने आपको, सोडियम कार्बोनेट होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ ऐड हुए होते हैं, तो आपने ये याद रखना है। क्लियर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? तो आपने बताना है इसमें से जो गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि स्ट्रेंजर गैस इसको बोलते क्यों होंगे। देखो, जो प्रॉपर्टी इसको अपने हिसाब से शो करनी चाहिए उसके अलावा अगर ये कोई प्रॉपर्टी शो कर दे तो उसको स्ट्रेंजर बोल देते हैं। जैसे आपका जो जान पहचान का नहीं है वो आपके लिए क्या है, स्ट्रेंजर। तो कुछ इस तरह की हरकत ये गैस कर देती है जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। तो देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस को अलग से कैटेगराइज करा गया है। इनको नोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये स्टेबल ही फॉर्म में पाई जाती। बट इस कैटेगरी में एक आपकी ऐसी गैस है दैट इज़ जिनॉन, इसका केमिक सिंबल आपका Xe होता है। ये कई बार क्या करती है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और इसीलिए इसको बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस। तो आपने याद रखना है जिनॉन जो है वो आपकी एक स्ट्रेंजर गैस है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ नोबल गैसेस। क्लियर, हियर इज क्वेश्चन नंबर 20 saying
वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन नेचर बिकॉज ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी आपका बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपने देखे होंगे, बारिश के जो बूंदें हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होती हैं। ऐसा होता क्यों है? आप जनरली कोई भी चीज़ ऊपर से फेंको, चाहे लिक्विड हो, आप पानी की बाल्टी फेंकते हो ऊपर से, वो तो स्फेरिकल फॉर्म में नहीं आती ना। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो आते हैं आपके, ये स्फेरिकल इन नेचर क्यों होते हैं? क्लियर? तो जनरली होते वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं स्फेरिकल नेचर ही होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एक प्रॉपर्टी ही रहती है किसी भी चीज़ की, दैट इज़ नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, बात को बड़े ध्यान से समझना। किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी अपने आप को कम से कम वॉल्यूम में जो है वो करके रखने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्लियर? वॉल्यूम कम से कम वो एक्वायर करे, ऐसी प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की, उसको बोला जाता है सरफेस टेंशन। और सबसे कम वॉल्यूम अगर कोई चीज़ का एग्जिस्ट करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ही कर सकता है। क्लियर? तो इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट्स जो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? आपके सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मैंने समझा दी, एबिलिटी टू रिमेन इन लेस वॉल्यूम एज मच एज दे कैन इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना है, पेपर में आता ही आता है, क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। उसने पूछा इन सभी में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये एक केमिस्ट्री की टर्म आ गई, समझाता हूँ होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, नेचर के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं बड़े रेयर, आपके वही एक नोबल गैसेस का है, एक जो 3-4 एलिमेंट्स जो स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब इनको स्टेबल होने के लिए बाकी वालों को क्या करना पड़ता है? एक दूसरे से लेना पड़ता है। क्या लेते हैं ये? इलेक्ट्रॉन्स। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अब जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने की कैपेसिटी रखता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है एक्वायर करने की, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? तो इनमें से जो आपका फ्लोरीन है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको माना गया है। फ्लोरीन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लेके बैठता है। टोटल इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स इसको रखने होते हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 और ये 2 अंदर 9। अब इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, इसीलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बात समझना है, जो आपके एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा किसको माना गया है? फ्लोरीन को, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसका स्ट्रक्चर छोटा होता है इसलिए इसके पास स्ट्रेंथ जो है, पावर जो है वो ज़्यादा होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज़ फ्लोरीन। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इट्स। सो गाइज इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आई गेस इसमें ऑप्शन थोड़ा सा पंगा हो गया है, यहाँ पे आप लोग ए एंड सी कर लेना इसको। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले समझना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर का सीधा सीधा मतलब होता है आपका जितने उसमें क्या प्रेजेंट हों, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर बराबर ही प्रेजेंट होते हैं, उसी को उसका एटॉमिक नंबर बोला जाता है। क्लियर? एटम का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इस तरह से आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इर्द गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं। क्लियर? तो अब इसमें कितने आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन, उसी को बोला जाता है इसका एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड सी। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों में से कोई भी बराबर होंगे तो उसकी जो काउंटिंग रहेगी वही आपका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर।
तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का यूज़ होता है, यह आपने बताना है। देखो जो फायर है ना, इसके लिए मेनली जो आपको गैस चाहिए होती है वो चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होगी तभी आपकी फायर जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो अपोज करने वाली गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिव्स। तो आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों ने खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन इज सेइंग एलिमेंट्स दैट शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो कर देते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हमने नाम दे के रखा हुआ है मेटालॉइड्स का। क्लियर। किसका, मेटालॉइड्स का। तो आपने याद रखना है उनका आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वो मेटल की शो करेंगे, कुछ नॉन मेटल की शो करेंगे, उनको बोला जाता है मेटालॉइड्स। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड क्वेश्चन इज सेइंग ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म एक आ रही है केमिस्ट्री की, एलॉय। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई सब्सटेंस जो है या कोई भी एलिमेंट है वो आपने यूज़ करना है, मान लो। क्लियर। अब मान लो एक ग्लास है, अगर वो प्योर फॉर्म में है उसको आपने यूज़ करना है किसी काम के लिए। तो अब ये ग्लास का डिसएडवांटेज ये रहेगा कि ये आसानी से टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने यूज़ के हिसाब से इसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे, ऐसी चीज़ ऐड कर देंगे जिससे इसकी जो टूटने की, जो ब्रेक होने की जो इसकी एबिलिटी है उसको क्या करे, कम कर दे। क्या करे, कम कर दे। तो इन जैसे ही दो एलिमेंट को आप मिक्स करते हो तो वो चीज़ कहलाती है आपकी एलॉय। क्लियर। जैसे आपकी स्टेनलेस स्टील होती है, तो स्टील तो कोई एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये दो तीन चीज़ों से मिक्स करके बनाया हुआ हमने। क्यों, क्योंकि हमारा यूज़ इससे बेटर यूज़ हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ब्रास जो है वो एलॉय होता है आपका कॉपर एंड जिंक का, आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एंड इट इज सेइंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज नोन एज। तो देखो जनरली स्टूडेंट्स होता क्या है, आप चीज़ को कन्वर्जन करते हो, सॉलिड से पहले वो जाता है आपका लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म से जाता है आपका गैसेस फॉर्म में। क्लियर। जैसे आइस की एग्जांपल ले लेते हैं, आइस है सॉलिड में है, देन वाटर होगा, देन उसको बॉईल करोगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म, वाटर वेपर्स की फॉर्म में आपका गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। अब एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका सॉलिड से डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड्स टू गैस डायरेक्टली, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आपका सब्लिमेशन। पढ़ा है आपने छोटी क्लासेस में। एग्जाम्पल इसकी मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल इसकी आएगी आपकी फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन के बाल्स जो होते हैं, जो आपने देखे होंगे टॉयलेट्स वगैरह में, या फिर कपड़े आप लोग जब सर्दियों वाले कपड़े रखते हो तो उसमें एक बॉल्स डालते हैं वाइट कलर की, वो क्या होती हैं, फिनोप्थलीन बॉल्स होती हैं। उसको आपने देखा होगा, आपने आज रखा उसका इतना साइज़ था। क्लियर। 2 साल के बाद आप लोग देखोगे तो उसका साइज़ इतना रह गया होगा, बट किसी भी तरह का उसने लिक्विड जो है वो नहीं छोड़ा होता है, उससे लिक्विड नहीं बना होता है। तो होता क्या है, ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो ये जो है बेस्ट एग्जांपल है आपकी किसकी प्रोसेस की, सब्लिमेशन की। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड्स टू गैस डायरेक्टली इज नोन एज सब्लिमेशन। आई होप ये क्लियर हो गई होगी चीज़। मूविंग टू द नेक्स्ट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 29 एंड सेइंग द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन्स या तो क्या करते हैं, गेन करते हैं या फिर लूज़ करते हैं। क्लियर। जैसे सोडियम है, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है 281, तो इसके पास एक ये लूज़ कर देगा तो इसका ये पीछे स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये क्या करता है, लूज़ कर देता है। क्लोरीन की हम लोग बात करें तो वो होती है 28 और
7। अब इसको 8 करने के लिए 1 की ज़रूरत होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और सोडियम क्या करता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है। ये स्टेबल हो जाता है आपका 2,8 से और ये स्टेबल हो जाता है 2,8,8 से, और इस तरह से आपका जो है वो एक कंपाउंड बन जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। क्लियर? तो 2 प्रोसेसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। दोनों जब एक साथ होती हैं तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो गेन जब कोई इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, जो कोई लूज करेगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता ही आता है, छोटे से लेके बड़े पेपर तक आता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज जनरली यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स। तो ये तो हर छोटे बच्चे को भी पता होता है कि टंगस्टन मेटल जो होती है इसको यूज़ किया जाता है फिलामेंट ऑफ द बल्ब के लिए। जो बल्ब के अंदर आपकी जो वायर सी रहती है, जो ब्राइट करती है, चमकती है, वो क्या होती है आपकी टंगस्टन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने डिस्कस कर दिया हुआ ऑलरेडी। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। तो एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है, ठीक है, ये आपका ईवीएस में भी आ जाता है। क्लियर? तो आपको पता है एटमॉस्फेयर की डिफरेंट तरह की लेयर होती हैं, जिसमें आपकी मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर? इस तरह की स्फेयर्स आपकी आती हैं, ट्रोपोस्फेयर होगी आपकी। तो जो ओजोन लेयर है ये किस में पाई जाती है, ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में। क्लियर? याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप अभी तक का जो टॉपिक है आपको पूरा समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट यही है आपसे, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए, और कमेंट बॉक्स में जो आपको वर्क दिया गया है वो आप लोग ज़रूर करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज सेइंग विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। उसने पूछा इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ना आपकी रेयन, ये आपका बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। इसको आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोलते हैं और इसकी प्रोडक्शन की इसलिए जाती है बेसिकली क्योंकि इसकी जो टेक्सचर है ना, इसकी जो लुक है या इसकी जो डिज़ाइंस हैं वो सारे किसके साथ मिलते हैं, सिल्क की तरह। और ये जो है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें पड़ती है, प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट पड़ती है वो कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आपकी ओरिजिनल सिल्क। सो इसलिए इसको प्रोड्यूस करते हैं और सिल्क की जगह पे इसको यूज़ हम लोग कर लेते हैं। तो होता कौन सी फाइबर है ये, रेयन, आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट, पीएच ऑफ ब्लड इज। तो स्टूडेंट्स, पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। ये एक मीटर होता है जिसकी रेंज होती है 0 से लेके 14 तक। एसिड्स और बेसिक को कैटेगराइज करने के लिए यूज़ होता है। 0 से 7 की कैटेगरी में आते हैं आपके एसिड्स। प्रॉपर 7 के बिल्कुल आसपास हो तो उसको गिनते हैं हम लोग न्यूट्रल में, और 7 से लेके 14 तक आपके आते हैं बेसिस। क्लियर? तो ह्यूमन ब्लड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रॉपर रेंज होती है वो रहती है 7.35 से लेके 7.45। तो बोलेंगे कि न्यूट्रल से थोड़ा सा अगर हम बात करें तो बेसिक इन नेचर होता है आपका जो ह्यूमन ब्लड होता है। तो इस क्वेश्चन का जब आपको एक आंसर मार्क करना होगा तो आप क्या मार्क करोगे, 7.4। तो स्लाइटली बेसिक इन नेचर कह सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल ही कैटेगरी में पाया जाता है। एग्जैक्ट रेंज अगर आपसे कोई पूछे तो ये रेंज है, और ऐसे कोई पूछ ले तो 7 पॉइंट के आसपास जो भी आपको ऑप्शन मिलेगी आपने उसको टिक कर देना है। क्लियर? तो पीएच स्केल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टूथ डिके के हैं, चाहे वो एसिड रेन के हैं, चाहे वो ब्लड के हैं, तो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, ऑप्शंस आर डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स सेम, अनसर्टन। तो ये बड़ा एक कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है। अब देखो जनरली हमें अगर हम डायरेक्ट ये सोचें कि अच्छा आयरन है, आयरन की जब रस्टिंग होती है होता क्या है, उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो बिखर जाती है, ख़राब हो जाती है, तो लगता है कि यार उसका जो वेट है वो डिक्रीज़ होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, देखो आयरन है आपका
ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है इस तरह से, ये बनता है आपका आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो होता है ये आपका, इसका जो वेट है ये एज कंपेयर टू आयरन ज़्यादा होता है। क्लियर। तो आयरन ऑक्साइड की लेयर उस पर चढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो ओवरऑल वेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। यस स्टूडेंट्स, उसका वेट इंक्रीज होता है। कंफ्यूजिंग सा है, अगर आपको ये पता नहीं होगा एग्जाम से जाने से पहले तो आप लोग पक्का इसको आंसर डिक्रीज ही टिक करके आओगे। अब याद रख लेना, वेट आयरन का ड्यू टू रस्टिंग इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड विच इज हैवियर देन द आयरन। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो स्टूडेंट्स, जनरली मैंने आपको बताया था मेटल्स और नॉन मेटल्स, देखो हर क्वेश्चन जो है मेटल नॉन मेटल से लिंक कर रहा है, तो मेटल नॉन मेटल्स को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकेगा तो मैं एक डिफरेंट क्लास लेके आऊँगा अगर आप लोग डिमांड करोगे, जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स और केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्लियर। तो जनरली जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर होते हैं, ये चाहे वो हीट की बात करें चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बट इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है आपका जो गुड कंडक्टर और मेटल से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी होती है, और वो होती क्या है, वो होती है आपकी कार्बन का, जो आपका एलोट्रोप्स दो होते हैं मैंने बताए थे, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो उसमें से ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है। क्लियर। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस पेपर में पूछी ही जाती हैं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, तो आपको ध्यान रखना होता है जनरली जो चीज़ें फॉलो करते हैं वो तो पूछी जा ही सकती हैं, चांसेस होते हैं, बट एक्सेप्शंस पे आपका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल। तो स्टूडेंट्स ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आपको बता दिया मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके जो दोनों की प्रॉपर्टीज शोज करते हैं दैट आर मेटालॉइड्स। तो अगर इस तरह से मैं पीरियोडिक टेबल को मानूं तो इस साइड जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, मैं इस साइड लेफ्ट साइड में वो सारे ज़्यादातर मेटल्स हैं, इस साइड नॉन मेटल्स और सेंटर में मेटालॉइड्स हैं। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है आपका हाइड्रोजन का, वो जनरली क्या है, एक नॉन मेटल है बट इसको इस साइड कैटेगराइज किया गया है, ये एक्सेप्शन है। तो देखते हैं, कार्बन नॉन मेटल है पता है आपको, नाइट्रोजन इज़ अ गैस तो ये भी क्या है आपकी नॉन मेटल है, सोडियम इज़ अ मेटल। क्लियर। सोडियम आपकी मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, ये भी क्या है आपकी नॉन मेटल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। तो आपने बताना है इसमें से नॉन मेटल कौन सी है, तो ये सीधे सीधे दिख रही है आपको, नाइट्रोजन गैस है। क्लियर। ये सिंबल होता है आपका जिंक का, ये होता है आपका एल्यूमिनियम का, ये होता है आयरन का और ये है आपकी नाइट्रोजन। तो इनमें से नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने बताना है इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है। इजी सा क्वेश्चन है, आता होगा आप लोगों को। देखो प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करें, प्लास्टिक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, नहीं करता है। वुड करती है, नो। हाँ इसमें एक्सेप्शन केस होता है, अगर इसमें वाटर लॉगिंग हुई हो, इसकी पानी इसमें अगर भरा पड़ा हो लकड़ी में तो ये करंट को कंडक्ट कर सकता है, बट जनरली वुड कंडक्ट नहीं करती। ग्लास नहीं करेगा। आयरन इज़ अ मेटल, और आपने पता भी होगा कि आयरन की चीज़ें करंट मारती हैं, तो आयरन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। क्लियर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टुडे वी डिस्कस्ड अराउंड 38 क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में आई गेस हमने 32 करे थे, तो टोटल आपके 70 क्वेश्चंस हो गए हैं। एक पार्ट केमिस्ट्री का और आएगा जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, और अपनी इस केमिस्ट्री की सीरीज़ को ख़त्म करके हम लोग फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स गाइस, हैव अ गुड डे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं मुझसे पर्सनली डिस्कस करके। तो आप लोग इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना कि सर मुझे ज्वाइन कर दीजिए ग्रुप में, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। टेलीग्राम पे जो भी, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इस क्लासेस की जो PDFs हैं वो मैं कहाँ डालता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। क्लियर। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।